हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 11 एयर अराउंड अस। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो साइंस है क्लास 6 उसकी जो 11th चैप्टर है एयर अराउंड अस, इसे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। We have learned in chapter 6 that all living things requires air. But have you ever seen air? You might not have seen air, but surely you must have felt in presence so many ways. Notice it when the leaves of the trees rustle, or the clothes hanging on the clothesline sway. Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. The moving air makes it possible for you to fly your kite. Do you remember activity 3 in chapter 3, in which you separate sand and sawdust by winnowing? Winnowing is more effective in moving air. You may have noticed that during storm the wind blows at a very high speed. It may uproot trees and blow off the rooftops. Have you ever played with a फिरकी? तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने चैप्टर 6 में ये पढ़ रखा है कि हर आदमी को, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या एयर की ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोगों ने आज तक भी एयर को देखा नहीं कि एयर होता कैसा है, लेकिन हम लोगों ने एयर को फील करा है। कैसे? जब भी हम लोग कहीं चलते हैं, जब हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं तो हम लोग को हवा लगती है, या जब हवा चलती है तो पेड़ की जो पत्तियाँ होती है वो खूब हिलती है, हिलती हैं काफ़ी। और अगर बुक के पेज खुले होते हैं तो वो भी क्या फ्लटरिंग, यानी कि पन्ने मतलब कि बदलने लगते हैं अपने आप। तो वो सब क्या, वो सब एयर है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देती है। और इसमें कहा है कि आप लोगों ने क्या, ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी, इसे आप लोगों ने कभी खेला है? तो हम लोग अपनी एक्टिविटी में चलते, जो है हमारी एक्टिविटी 1। Let us make a firki of our own, following the instruction in figure 11.12. Hold a stick out of the firki and place it in different direction in an open area. Move it a little back and forth. Observe what happens. Does the firki rotate? What makes a firki rotate? Moving air, isn't it? Have you seen a weathercock? It shows the direction in which air moves at that place. तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को इसको फिरकी बनाने के लिए सिखाया जा रहा है। इसे एक्टिविटी 1 में इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। उसके लिए आपको पेपर लेना, उसको अच्छी तरीके से होल्ड करके फोल्ड करना है, और उसके नीचे साइड क्या एक डंडी लगा देना, जैसा आप लोग डायग्राम में देख रहे हो। और फिर जब एयर जहाँ पे घूमे जाएगी वो फिर के उसी की तरह मूव करने लगेगी। तो अब क्या होता है कि एक फिरकी टाइप क्या होती है, एक होती है वेदर कॉक। जो वेदर कॉक आप लोगों ने देखी होगी जगहों में, कहीं कहीं लगी होती, मैंने तो देखी है। तो क्या होता है कि वेदर कॉक में क्या होता है कि जब भी जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी तरफ ये वेदर कॉक जो है वो उसका एरो उसकी तरफ हो जाता है। जैसे कि अभी हवा लेफ्ट की तरफ चल रही, तो जो वेदर कॉक है वो कौन सी तरफ में है? लेफ्ट तरफ में। ये 11.3 फिगर में अब वेदर कॉक। तो ये तो समझ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या एक टॉपिक स्टार्ट होता है, वो क्या है? इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। कि इसका मतलब ये है कि क्या एयर जो है वो हमारे हर जगह, एवरीवेयर अराउंड अस, एवरीवेयर चारों तरफ क्या एयर वो प्रेजेंट है। तो क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। तो आपको अपनी जो फिस्ट है उसे बंद कर लेना, मुट्ठी को बंद कर लेना है। फिर क्या आपको कुछ फील हुआ? नहीं। फिर ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हम लोग को जानेंगे। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, इट इज रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? टर्न इट अपसाइड डाउन, इज समथिंग इनसाइड इट? Now dip the open mouth of the bottle into a bucket filled with water as shown in figure 11.4. Observe the bottle. Does water enter the bottle? Now tilt the bottle slightly. Does the water now enter the bottle? Do you see bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound?
can you now guess what was in the bottle? Yes, you are right. It is air that was present in the bottle. The bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air. Even when you turn it upside down. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted positions. Is as there was no space for air to escape. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles. And water filled up the empty space that are space that the air has occupied. This activity shows that the occupies space it fills all the space in the bottle. It is present everywhere around us. Air has no color and one can see through it. It is transparent. तो यहाँ पे क्या है, अगर आप लोगों को जानना है कि एयर हर जगह है या नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बॉटल ले लेनी है और उस बॉटल में जो भी हो, पानी हो या कोल्ड ड्रिंक हो, वो जितना भी चीज़ है वो सब आप लोगों को बाहर निकाल देना है। और उसके बाद क्या करना है कि जो बॉटल है उसको बीच से थोड़ा, मतलब कि आपको उस बॉटल को बिल्कुल सीधा सीधा पानी में डाल देना है। जैसा कि ये वाले फिगर में, फिगर जो 1 पे, फिगर 11.4 में जो फर्स्ट वाला फिगर नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल सीधा डाल देना है। कहीं से पिचकारना इसकारना नहीं है, फिर सिर्फ सीधा डाल देना है। फिर क्या होगा कि उसे डालने के बाद आप लोग क्या देखेंगे कि उसमें पानी फिल नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आप लोग उसे फिर उसको आप लोग थोड़ा टिल्ट करिएगा, मतलब कि थोड़ा टेढ़ा करिएगा, बिल्कुल फिगर जैसा बी वाला नहीं है, ये वाला फिगर आपको बिल्कुल इसकी तरह थोड़ा टेढ़ा करना है। फिर क्या होगा कि अचानक से बबल उठने लगेंगे। तो वो बबल होता है क्या, वो है गैस, वो है ऑक्सीजन, एयर। वो बबल्स एयर के हैं, वो एयर वहाँ से निकल रही है। तो इसलिए क्या होता है कि जो जितनी भी जगह है ना, हर जगह एयर ने ऑक्यूपाइड कर रखी है। तो जब पानी में गए तो पानी अंदर कैसे आता है, क्योंकि देखो जब हम लोगों ने बोतल सीधे सीधे रखी थी बॉटल को, तो क्या जो पानी था वो अंदर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जो एयर है वो पहले से अंदर भरी हुई थी, हवा पहले से अंदर भरी हुई थी बॉटल के अंदर, इसलिए जो पानी है वो अंदर नहीं जा पा रहा था। जैसे ही बॉटल को टिल्ट करा तो क्या एयर को बाहर जाने का रास्ता मिल गया और वो इतनी जल्दी से बाहर गई, तो वो जो बबल्स थे वो एयर थे और जैसे ही पानी भर गया तुरंत उसमें। तो ये चीज़ थी। तो अब तो ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो गया, एक्टिविटी 2। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। तो इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें एक और चीज़ कहा गई है कि जो वाटर है, जो एयर है वो कलरलेस है, यानी उसका कोई कलर नहीं है, नो कलर। और वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ये सब हम लोग अपने पहले के चैप्टर्स में कवर करते हुए आ गए हैं। तो आप लोगों को ये ट्रांसपेरेंट अच्छे से पता हो गया होगा कि क्या मतलब है इसका। तो ये जो हमारी अर्थ है ना, ये चारों तरफ से कई लेयर से, थिन लेयर से, एयर की थिन लेयर से ऐसे सराउंडेड है, मतलब कि इसके अगल बगल हर जगह है। और ये जो एयर की जो लेयर है ना, ये मैनी किलोमीटर्स तक सरफेस में फैली हुई है, जिसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर क्या है, ये हम लोगों ने जो क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसके चैप्टर्स में भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है, जो कि हमारा 1st 5th चैप्टर्स, उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो अब जो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक है व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Until the 18th century, people thought that air was just a substance. Experiments have proved that is really not so. Air is a mixture of many gases. What kind of mixture is it? Let us find about some of the major components of this mixture one by one. तो यहाँ पर क्या होता है कि क्या कहा जा रहा है कि एयर बनी किससे हुई है। तो 18th सेंचुरी में क्या था कि लोग जो सोचते थे कि एयर एक सब्सटेंस है खाली, फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद क्या प्रूव हुआ कि एयर जो है वो एक कोई सब्सटेंस नहीं है, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। और ये मिक्सचर
किस काइंड का है, यानी कि इस मिक्सचर में बहुत मेजर कंपोनेंट्स आते हैं। तो इसका जो एक कंपोनेंट्स है वो है वाटर वेपर। इसे भी चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। वी हैव लर्न earlier that air water vapor, we also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cooled surface. The presence of water in air is important for the water cycle in nature. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो वाटर है ये बहुत ही पहले से जो हवा है उसमें बहुत ही पहले से ही जो वाटर वेपर है ये काफ़ी पहले से ही हवा में एयर में कंटेन है, मतलब कि है। और क्या ये जो एयर जब ठंडी ठंडी हम लोग को लगती है, यानी कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो कभी कभी हम लोग को ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है, तो वो किस लिए लगती है, हवा एयर जैसी है, उसमें क्या वाटर वेपर मिक्सड होता है जिसकी वजह से हम लोग को ठंडा फील होता है। जब आप लोग देखते होंगे जब बारिश हो जाती होगी तो क्या होता है कि बारिश होने के बाद हवा जब चलती है तो काफ़ी ठंडी ठंडी लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि जब बारिश होती है तुरंत ही तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, वो तुरंत पानी में लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या वो जो एयर है वो वाटर वेपर्स को कंटेन करके हमारे शरीर में लगती है, जिससे क्या हम लोग को ठंडी लगती है, हम लोग को ठंडा हवा फील होता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था वाटर वेपर ये तो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीजन। ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 11 एयर अराउंड अस। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन, इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोग को ये ऑक्सीजन स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 3। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ on a table. Light both the candles. Cover one of the candles with an inverted glass tumbler. Observe both the candles carefully. Do both the candles continue to burn or go off? You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time, whereas the other candle continued burning. What can be the reason for this? Think about it. It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which support burning is limited. Most of the component is used by the burning candles. However, the other candle is getting continued supplies of air. This components of air which supports burning is known as oxygen. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक कैंडल को ब्लो करना है, जलाना है, फिर उसके ऊपर आप लोगों को एक ग्लास रख देना है, ग्लास, वो भी जो कांच का ग्लास होता है वैसा ग्लास रख देना है। फिर उसके बाद आप लोग जब वो कैंडल जलते जलते उसके ऊपर आप लोग कांच का ग्लास रख देंगे। फिर क्या आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ देर तक तो वो कांच का ग्लास जलेगा, कैंडल जलेगी। उसके बाद वो आप लोग कांच के ग्लास के बाहर से देखेंगे कि कैंडल बंद हो जाएगी। वो क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि देखिए हर जगह हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में यही डिस्कस करा था कि हर जगह क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होने की वजह से हर जगह ऑक्सीजन, जैसे बॉटल के अंदर ऑक्सीजन, उसी तरीके से ग्लास के अंदर भी ऑक्सीजन होगी। तो उससे क्या होगा कि जो एयर होती है, एयर को ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, किसको, जलाने के लिए, यानी आग को सपोर्ट करता है ऑक्सीजन जलने के लिए। यानी जितनी भी आग जल रही वो सब ऑक्सीजन की मदद से जल रही है। तो जितना ऑक्सीजन ग्लास के अंदर तब तक तो कैंडल जली, लेकिन सारा ऑक्सीजन तो जल गया। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, ऑक्सीजन सारा खत्म, तो वो कैंडल बुझ गई। तो ये था। अब क्या हमारा थर्ड कंपोनेंट नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर
the candle blew out. This indicates the presence of some components in the air which does not support burning. The major part of the air which does not support burning candle is nitrogen. यानी कि जब हम लोग ये वाली एक्टिविटी कर लेंगे एक ग्लास टम्बलर को उसके ऊपर रख करके, फिर जो ऑक्सीजन हो जाएगी वो तो खत्म हो जाएगी, तो उससे क्या, जो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो उससे क्या, जो आग है वो तो बुझ जाएगी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ जो ऑक्सीजन या एयर है वो बची रहेगी, ऑक्सीजन सॉरी एयर बची रहेगी। तो वो एयर जो कि बर्निंग को, आग जलने को सपोर्ट नहीं करती है, वो कौन सी, वो क्या कहलाती है, वो नाइट्रोजन कहलाता है। ठीक है, तो अब जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है, नेक्स्ट कंपोनेंट, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे भी पढ़ लेते हैं। इन अ क्लोज्ड रूम इफ देयर इज some materials that is burning, you may have felt suffocations. This is due to excess of carbon dioxide that may be excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continues. Carbon dioxide makes up a small components of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respirations and produce carbon dioxide. Plant and animal matter also consume oxygen and burning and few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop while polluted our surrounding. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम लोग एक कमरा उसके अंदर आग लग गई है, और अगर हम लोग उसी आग में बंद हो गए, उसी कमरे में बंद हो गए, तो हम लोग जल के तो नहीं बेहोश होंगे, लेकिन हम लोग उसके धुएं से बेहोश हो जाएंगे। जो आग होती है उसके धुएं से, वो धुआं क्या होता है, वो धुआं होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम लोग को सफोकेशन यानी हमारी सांस फूलने लगती है, हमें सांस नहीं आती है, तो वो क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसकी वजह से हमें क्या, सफोकेशन होता है, हमें सफोकेशन होता है। किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी सांसें क्या, फूलने लगती है। तो वो क्या चीज़ होती है, सफोकेशन होती है। यानी कि जब, और जो ह्यूमंस भी हैं वो भी सफोकेशन, मतलब कि वो भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिलीज करते हैं, और जो एनिमल्स है उन्हें भी, वो भी रिलीज करते हैं जब वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन तो आप लोग को पता है, हम लोगों ने सारे पहले चैप्टर्स में सब डिस्कस कर रखा है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है डस्ट एंड स्मोक। इसे भी चलिए पढ़ते हैं। The burning of fuel also produces smoke. Smoke contains a few gases and fine dust particles, and it often harmful. This is why you see long chimneys in factories. This take the harmful smoke and gases away from our noses, but brings it closer to the birds flying up in the sky. Dust particles are always present in air. तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कहीं फ्यूल जलता है, फ्यूल मतलब कि जब इंजन होता है, इंजन के अंदर तेल जलता है, उससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी चलती है, इंजन चलता है। तो कुछ गाड़ियों में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी गाड़ियों में क्या धुआं निकलता है, जो कि इंजन गाड़ियों में इंजन होता है, इलेक्ट्रिक कार में नहीं। जिन गाड़ियों में इंजन होता है उनमें क्या धुआं निकलता है, तो वो धुआं क्या होता है, वो धुएं को स्मोक कहते हैं। और उस स्मोक में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में क्या चिमनीज होती काफ़ी बड़ी बड़ी। वो बड़ी बड़ी क्यों होती, देखिए जो धुआं निकलता है, आग से जो धुआं निकलता है या गाड़ियों के जो धुआं निकलता है साइलेंसर से, तो उस धुएं में, उस धुआं को स्मोक कहते हैं। और उस स्मोक में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इसलिए जो फैक्ट्रीज है उनमें तो बहुत सारा डस्ट निकलता है, बहुत सारा स्मोक निकलता है, तो इसलिए क्या, एक बहुत बड़ी चिमनी बनाई जाती फैक्ट्री में। यानी कि आप लोग जब फैक्ट्री एरिया में गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने बड़ी बड़ी चिमनी देखी होंगी जहाँ से धुआं निकलता है, या जहाँ पे ब्रिक बनते हैं वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा चिमनी काफ़ी बड़ी बड़ी सी होती है जिससे धुआं निकलता है। तो उसे इसलिए बड़ा करा जाता है ताकि हमारी जो नाक है, हमारी जो नोज़ है, वो स्मोक हम तक ना पहुँचे, जिससे क्या कि हमारे तबीयत ना ख़राब हो, हम लोग इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन हम लोग तो चलो बच जाते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं वो तो हवाई में फ्लाई करती है, वो तो वही फ्लाई करती हैं, तो इससे उनके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, चलिए इसे करते हैं। Find a sunny room in your school home. Close all the doors and windows with curtains pulled down to make the
room dark. Now open the door or a window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Only a slit. Look carefully at the incoming beam of sunlight. Do you see some tiny shiny particles moving in the beam of sunlight? Figures 11.7. What are these particles? During winters, you might have observed similar beam of sunlight filtered through the trees, in which dust particles appear to dance merrily around. This shows that air also contains dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. We inhale air when we breathe through our nostrils. Fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into respiratory system. Do you recall being scolded by your parents when you are breathing through your mouth? If you do that, harmful dust particles may enter your body. We may conclude then that air contains some gases, water vapors and dust particles. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, a small amount of carbon dioxide, and many other gases. However, there may be some variations of the composition of air from place to place. तो यहाँ पर क्या होता है कि इस एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों को एक सनी रूम लेना है। सनी रूम मतलब कि जहाँ धूप बहुत आती हो, और उसमें क्या करना है कि आप लोगों को उस रूम को चारों तरफ से बंद कर लेना है। उसके जितने भी वो कर्टन्स है, यानी डोर्स है, विंडोज़ है, वो सब कर्टन से बंद कर देनी है। फिर ऑब्जर्व करना है, यानी कि गेट से कहीं ना तो कहीं से छेद होगा, एक जगह होगी जहाँ से क्या एक बीम आ रही होगी, एक लाइट आ रही होगी हल्की सी, कैसी, सन की। जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे होगे, आपके घरों में भी आती होगी ऐसी लाइट, तो ये सन की लाइट होती है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग देखते होंगे इसमें छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि शाइन कर रहे होते हैं। वो शाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो शाइनी पार्टिकल्स होते हैं क्या? वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। उन सारी शाइनी, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है उसमें काफ़ी कौन से पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। और एयर हमारी खाली ऑक्सीजन थोड़ी ना होती है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है इन्हें तो हम लोग इनहेल भी कर लेते हैं कभी कभी। तो ये हमारी अंदर तक क्यों नहीं जा पाते पता है? देखो, जब हम लोग सांस लेते हैं नाक से, तो हमारे एक टाइनी और शार्प हेयर होता है हमारे नाक में। जैसे लोग कहते हैं आहा कितनी मेरे नाक के बाल जला दिए, तो क्या मतलब कि जो नाक में क्या बाल होते हैं, तो जो शाइनी हेयर्स होते हैं उनसे क्या होता है कि जितने भी एयर होती है वो सब ऐसे जाती है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो तो नाक में रह ही जाता है, और जो एयर है वो अंदर तक चली जाती है। और जब ये जो डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं या एक बार में ज़्यादा डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं हमारे नाक में, तो हम लोग को क्या छींक आ जाती है। कैसे? ऐसे हम लोग को क्या छींक आ जाती है। छींक किस लिए आती है? जब डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक में आ जाते हैं और वो हेयर्स उन्हें प्रिवेंट कर देते हैं। और आप लोगों के मम्मी पापा ने आप लोगों को डांटा भी होगा जब आप लोग मुंह से ब्रीथ कर रहे होगे। कैसे? जब आप लोग हाफने लगते तो आप लोग कैसे मुंह से ब्रीथ करने लगते, तो आपके मम्मी पापा ने डांटा होगा कि ऐसे मत करो। क्यों डांटते हैं? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, मुंह के अंदर तो कोई बाल होते नहीं है जिससे डस्ट पार्टिकल हो जाए, तो वो डायरेक्ट एंटर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन नोज में तो डस्ट शाइनी हेयर्स होते हैं, टाइनी शार्प हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बाहर रह जाते हैं और एयर हमारे अंदर चली जाती है। तो ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो गया है। अब इधर थोड़ा और लिखा है इसके बारे में कि और बताया जा रहा है कि जो एयर है उसमें बहुत सारे कॉम्पोजिशंस है किसके? एयर के। तो वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन फैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर। द रिमेनिंग 1% इज constituted by carbon dioxide एंड अ फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी एयर है उसमें बहुत सारे एयर, हम लोग एयर ब्रीथ नहीं करते, हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, और ऑक्सीजन में ही एयर आता है, एयर में ही ऑक्सीजन आता है। यानी कि एयर एक बहुत बड़ा ग्रुप है। एयर में क्या क्या आती? सारी हवा, जितनी भी गैसेस, हवा जो भी चल रही वो सब किसके अंदर? एयर के अंदर। और
एयर में दो मेजर गैसेस होती है, यानी कि होती तो बहुत सारी गैसेस है, पर क्या दो बहुत ज्यादा है, जो कि है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे एयर में बहुत ही ज्यादा है, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिल करके 99% एयर को बना देती है। और जो बाकी 1% एयर है वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है। तो जो हमारा टॉपिक था एक्टिविटी, ये तो खत्म हो गई है, सॉरी टॉपिक ही था हमारा खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 11 एयर अराउंड अस। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल, इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 5, take some water in a glass or metal container. Heat it slowly on a tripod stand. Well, before the water begins to boil, look carefully at the inner surface of the container. Do you see tiny bubbles? Do you see tiny bubbles on the inside? These bubbles come from the air dissolved in water. When you heat the water to begin with, the air dissolved in it escapes. As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begins to boil. We learned in chapter 5 and 6 that the animals living in water use the dissolved oxygens in water. The organisms that live in soil also need oxygen to respire, isn't it? How do they get the air they need for respirations? तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को एक मेटल का कोई कंटेनर ले लेना है जिसमें आप लोग दूध उबालते होंगे, पानी उबालते होंगे, वो उसमें क्या करना है कि आप लोगों को पानी भर देना है। फिर उसके पानी भरने के बाद आप लोगों को उसको 1 डिग्री में रख देना। उसको टेम्परेचर में उबालने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर, उसको धीरे धीरे उसको क्या करना है, धीरे से थोड़े से टेम्परेचर में उसको, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री के टेम्परेचर में आप लोग को उसको उबालना है। तो फिर क्या होगा, धीरे 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 क्या जो पतीला होगा आपका कंटेनर, मेटल कंटेनर, उसके नीचे क्या ऐसे डॉट्स डॉट्स बनने लगेंगे। ये आप लोग देख पा रहे हैं, डॉट्स डॉट्स। ये डॉट्स डॉट्स क्या किस चीज़ के हैं, ये डॉट डॉट्स है एयर के। आप लोगों को चैप्टर 5 में मैंने बता ही दिया था, हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा था कि जो पानी है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, जो कि जितने भी एनिमल्स होते हैं पानी में जो रहते हैं, जैसे फिश, वो क्या गिल्स से सांस ले लेती है। तो क्या पानी उनके गिल्स में आता है और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और पानी गिल्स से बाहर निकल जाता है। इसी तरह तो जो ऑक्सीजन होता है वो फिर यहाँ पर जो डॉट्स दिखने लगेंगे, बबल्स छोटे छोटे, वो क्या दिखेंगे, वो ऑक्सीजन्स। ये अब आप लोग ट्राई करिएगा अपने घर में। काफ़ी अच्छी शानदार एक्टिविटी है जिसमें आप लोग को पता चलेगा। तो ये एक्टिविटी तो खत्म हो गया। अब जो हमारी एक्टिविटी 6 है, से भी स्टार्ट करते हैं। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास, एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंस। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल? These bubbles indicate the presence of air in the soil. When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air, which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soils and the plant roots respires in this air. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. These burrows also make space available for air to move in and out of the soil. However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. Is this a situation animal living in the soil have to come out for respiration? Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? तो यहाँ पर क्या है कि
आप लोगों को जो सॉइल है उसमें आप लोगों को पानी डालना है। फिर पानी डालने के बाद क्या सॉइल से भी थोड़े थोड़े बबल्स टाइप के आप लोग को निकलने लगेंगे। आप लोग जब ये एक्टिविटी करेंगे तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको ओरली बता रहा हूँ तो आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को सॉइल्स में पानी डालना है और क्या होगा कि थोड़े थोड़े बबल्स उसमें भी आने लगेंगे। तो वो क्या होता है, वो बबल्स नहीं, वो ऑक्सीजन होता है। यानी कि जो बबल्स उसमें आते हैं वो क्या, वो ऑक्सीजन ही होता है। ऑक्सीजन उसमें बबल करने लगते हैं और बबल करने लगते हैं। और जो अर्थवर्म होता है, जो ऑक्सीजन जो लगी होती है सॉइल में, उसमें क्या होता है कि जो अर्थवर्म होते हैं और भी जितने इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, उन सबको क्या ऑक्सीजन मिलता रहता है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने पढ़ी रखा है पहले वाले चैप्टर में। तो अब जो हमारी तो एक्टिविटी थी तो ख़त्म हो गई। अब जो हमारा ये जो टॉपिक है, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, इसे अब हम लोग को करना है। इन चैप्टर 4 वी रीड अबाउट द photosynthesis. In this process plants make their own food and oxygen is produced along with it. Plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. That is why we say plants produce oxygen. In this obvious that animals cannot live without plants. तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने चैप्टर 4 में सब पढ़ ही रखा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स क्या अपना खुद खाना बनाते हैं, खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं। और इसी में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्लांट्स है वो साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, जो हम सब के लिए रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसलिए क्या जो प्लांट्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. This shows the interdependence of plants and animals. We can now appreciate how important air is for life on earth. Are there any other use of air? Have you heard about windmill? Look at figure 11.2. तो हम तो और जो बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, ये किसकी वजह से होता है, रेस्पिरेशन, जो एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं। अब आप लोग कह रहे हो एनिमल ही क्यों रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमंस भी तो रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, यानी कि हम लोग एनिमल्स ही हैं, एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमंस आते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमंस दो टाइप के लोग होते हैं जो इंडिया मतलब कि अर्थ में रहते हैं। वो कौन से, एनिमल्स और प्लांट्स। तो जो प्लांट्स है वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं, और जो एनिमल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। और जो एनिमल्स है वो देखिए दो साइकिल हो रही है इनके बीच में। प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। और ये भी कितना बताता है कि जो एयर है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। और इसी में क्या एक विंड मिल है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड रन फ्लोर मिल्स। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एयर्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ sailing yachts, gliders, parachutes and aeroplanes. Birds, boats and insects can fly due to the presence of air. Air also helps in the dispersal of seeds and pollen of flowers of several plants. Air plays an important role in water cycle. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विंड मिल होती है वो हवा की वजह से, जो विंड होती है वो जब चलती है तो उसकी वजह से क्या विंड घूमती है, और घूमने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट होती है, ट्यूबवेल्स में पानी आना शुरू हो जाता है, और जो रन फ्लोर मिल्स होती है वो भी चालू हो जाती है। तो जो विंड मिल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और ये हम लोग के लिए जो सेलिंग याच है, ग्लाइडर्स, पैराशूट और जो एरोप्लेन्स, बर्ड्स है, इनके लिए भी काफ़ी होता है, क्योंकि यही जो ये घूमता है तो एयर भी बनती है। तो और एयर जो है पैराशूट्स, ग्लाइडर्स, याट्स, सेलिंग याट्स,
और एरोप्लेन्स, बर्ड्स, ये सब हवा में क्यों उड़ पाती है? क्योंकि एयर की प्रेजेंस की वजह से। तो ये तो और ये जो एयर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? जो सीड डिस्पर्सल होता है, इसके वजह से सीड डिस्पर्सल आप लोग आगे 7th में भी पढ़ेंगे। 7th में 12th चैप्टर है, उसमें आप लोग जो सीड डिस्पर्सल है उसे आप इसको अच्छी तरीके से भी समझेंगे। और जो एयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है वाटर साइकिल के ऊपर में। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसी के साथ ख़त्म होता है। और एक गुड न्यूज़ और है, पहले कीवर्ड्स हम लोग रीड कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक एंड विंडमिल। तो इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स है तो ख़त्म हो गए। अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो आएगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओह सॉरी, एक आपको खुशखबरी भी, गुड न्यूज़ भी बतानी थी। हाँ, तो इसी 11th चैप्टर के साथ ही हमारा जो साइंस क्लास 6th है ये ख़त्म हो चुका है। ये लास्ट चैप्टर था और ये लास्ट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था क्लास 6 साइंस के लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट का चैप्टर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जल्दी आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।